नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन सीरीज़ जो कि साइकोलॉजी पर है वो लेकर आप सभी के सामने आया हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी के सामने पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो किस तरीके का विज्ञान नहीं है। तो एक बार ऑप्शन देखेंगे, अनुप्रयुक्त विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आदर्श मूलक विज्ञान। तो आप सब बताएंगे शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान नहीं है। आंसर होगा इसका आदर्श मूलक विज्ञान, क्योंकि अनुप्रयुक्त तो है। अनुप्रयुक्त का मतलब हो गया अप्लाइड है, किन्हीं परिस्थितियों में इसको अप्लाई करके फिर बनाया गया है। व्यवहारिक विज्ञान हमने पढ़ा है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान भी ये है, कौन सी नहीं है ये, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना किसके द्वारा की गई, कि पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी वो किसके द्वारा स्थापना की गई। तो ये किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, ये की गई थी विलियम वुंट के द्वारा। जैसा कि आप सब ने पहले पढ़ा हुआ है कि 1879 में 1879 के अंदर जर्मनी के लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई, जो कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी और विलियम वुंट ने इसे स्थापित किया था। इसी वजह से विलियम वुंट को आधुनिक जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसका जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा विलियम वुंट को ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई, जर्मनी में हुई, लिप्जिंग शहर में हुई, और किसने की, विलियम वुंट ने की। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि आप मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहेंगे वैसा बना सकता हूँ। यह कथन किसके द्वारा दिया गया। तो यह कथन किसके द्वारा था, यह कथन था वॉटसन के द्वारा। देखो, वॉटसन ने एक बात कही थी कि जो बालक होता है वो एक बिल्कुल खाली होता है, आप उसे जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। बालक का जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल खाली होता है, आप उसमें जैसा भी सॉफ्टवेयर डालेंगे वो वैसा बनेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप मुझे एक बालक दो, आप उसे जैसा चाहेंगे मैं उसे वैसा बनाकर आपको दूंगा। तो किसने कहा, ये वॉटसन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मानव विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो अभी जैसे हमने पहले सवाल में ही देखा था कि मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। कैसा है, एप्लाइड जो साइंस है, एप्लाइड विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किशोरावस्था, किशोरावस्था प्रबल दबाव एवं तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। ये किसने कहा था। देखो, जो किशोरावस्था होती है वो दबाव की, तूफान की, संघर्ष की अवस्था होती है। ये किसने कहा था। तो यह कहा था आपके स्टैनले हॉल ने। किसने कहा था, स्टैनले हॉल, कि जो यह अवस्था होती है वह संघर्ष की अवस्था होती है, झंझावत की अवस्था होती है, तूफान की अवस्था होती है। और इसी वजह से जो स्टैनले हॉल है इसे किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है, कि संज्ञानात्मक जो विकास है उसका निर्धारण कौन करता है। तो बताएंगे फटाफट। संज्ञानात्मक जो विकास है उसका निर्धारक कौन होगा, आनुवांशिकता, जेनेटिक्स। ठीक है, देखो संज्ञानात्मक का मतलब हो गया कि अगर किसी परिस्थिति में आप हैं, वहाँ पर जो आपका पूर्व ज्ञान है उसको लगाकर आप उस परिस्थिति से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कोई समस्या आपके सामने रखी जाती है, उस समस्या से आप बाहर आ रहे हैं या उसका निपटारा कर रहे हैं, जिसके लिए आप अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समस्या प्लस पूर्व ज्ञान,
जब इन दोनों के बाद में जब ये दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर होती है संक्रिया। क्या होती है? संक्रिया। और संक्रिया के बाद में जो बनता है उसे हम कहते हैं संज्ञान। तो यानी कि संज्ञान क्या हो गया? समस्या जो भी आएगी उस पे पूर्व ज्ञान जो काम करेगा जिससे कि संक्रिया होगी और उससे जो नया ज्ञान बनेगा, एक नया ज्ञान जिसका निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा? संज्ञान। और उसके विकास का निर्धारण कौन करेगा? आनुवंशिकता करती है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था। देखो बहुत आराम से देखना इसे। मनोसामाजिक, देखो सामाजिक के आगे कौन सा शब्द है? मनो लगा हुआ है। आपको ध्यान होगा हमने पहले एक बार बात की थी, तब मैंने ये बताया था कि जिन सिद्धांतों के सामने मनो लगा होता है वो ज़्यादातर सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिए थे, ठीक है। और जिन सिद्धांतों के सामने मूल शब्द लगा होता है, मूल, वो मैकडूगल ने दिए थे। ये इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर दो आपको अपवाद बताए थे, याद होगा। तो मनोसामाजिक जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था कि मनोसामाजिक सिद्धांत, एक तो ये इसका अपवाद होता है और एक होता है मनोनाटकीय सिद्धांत जो कि दिया था मोरेनो ने। किसने दिया था? मोरेनो ने दिया था। ठीक है, क्लियर है आपके? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छद्म परिपक्वता काल होता है। छद्म परिपक्वता का मतलब है कि झूठी परिपक्वता, कि वो जो बालक है वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, केवल वो क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है। तो ऐसा काल कौन सा होता है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था? तो इसके अंदर आएगा उत्तर बाल्यावस्था, कि जब बाल्यावस्था खत्म होने वाली होती है तथा उसके बाद में जब किशोरावस्था शुरू होने वाली होती है, यानी आप ये कह सकते हो 10 से 12 साल की जो उम्र होती है उसमें जो बालक होता है वो अपने आप को परिपक्व समझने लगता है, ठीक है, लेकिन वो परिपक्व नहीं होता है, इसीलिए इसे छद्म परिपक्वता का काल भी कहा गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई, देखो शब्द समझना, लिखावट में कठिनाई शामिल है, क्या कहलाएगा? कि ऐसा कौन सी विकलांगता है जिसमें लिखावट में कठिनाई होगी? तो शब्द हैं डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेशिया तथा ध्यान में अभाव। तो बताएंगे, इसके बारे में भी हमने पहले बात की है, ध्यान होगा आपको। इसमें आएगा डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में मैंने ये बताया था कि लेखन संबंधी अगर जब भी मनोविकार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। अगर पठन संबंधी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। और अगर गणना संबंधी, गणितीय जो गणनाएं होती हैं उनसे संबंधी अगर विकार होता है, मनोविकार, उसे हम कहते हैं डिसकैलकुलेशिया, यानी कैलकुलेट करने में दिक्कत होना। क्लियर रहेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लिखावट है यानी लेखन संबंधी है तो डिसग्राफिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? कि देखो थॉर्नडाइक था, इन्होंने सीखने के नियम बताए थे जिनके अंदर मुख्य नियम तथा गौण नियम, दो प्रकार के नियम बताए। तो मुख्य नियम कितने बताए थे उन्होंने? बताएं फटाफट। तो मुख्य नियम कितने थे? 3 थे। उन्होंने, थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने बताए? 3 बताए। अब ये 3 नियम कौन कौन से थे? इन्होंने 3 नियम बताया। पहला तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। देखो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम, मुख्य नियम बताए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम। इसके अलावा इन्होंने 5 गौण नियम भी बताए थे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि कितने मुख्य नियम होंगे? तो मुख्य नियम होंगे 3। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा गया है पेपर में भी, कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? कि इनका सही क्रम क्या होता है? तो एक एक के बारे में बात करते हैं। कि देखो सबसे पहले अधिगम प्रक्रिया का, अधिगम का मतलब हो गया कि सीखना, सीखना या सिखाना, यानी हमारे
जो व्यवहार है उस व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन आना, वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब किसी परिवर्तन को लाने के लिए देखो, सबसे पहले हमें किसी भी उस स्थिति या उस चीज़ की हमें आवश्यकता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आवश्यकता आएगी, ये तो फिक्स है कि आवश्यकता सबसे पहले आएगी। आवश्यकता के बाद में जब हम उस काम को कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद को तैयार करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी काम को करने के लिए आपका खुद को तत्पर करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद में कौन होगा? आवश्यकता के बाद में तत्परता। जब आप तैयार हो चुके हैं तो जो आप काम करने जा रहे हैं या कुछ सीखने जा रहे हैं उसकी वस्तु स्थिति तो पता होनी चाहिए आपको कि भाई इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कैसे करना पड़ेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये सब पता होना चाहिए आपको। यानी उसकी स्थिति का पता होना चाहिए और उसके बाद में अंतःक्रिया होनी चाहिए। तो इसका सही क्रम क्या होगा? पहले होगा आवश्यकता, फिर तत्परता, फिर स्थिति और उसके बाद में अंतःक्रिया। क्लियर है आपके? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है कि छात्रों में जो सीखने की योग्यता है वो किस पर निर्भर करती है? देखिए, ये करती है व्यक्तिगत भिन्नता पर। व्यक्तिगत भिन्नता पर। भिन्नता क्या है? देखो, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब हो गया कि जो हर बालक, यानी कहना ये चाहता हूँ कि प्रत्येक बालक अपने आप में भिन्न होता है, दूसरे बालकों से भिन्न होता है और उसके आधार पर हम इसे कई श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बुद्धि बालक। इस तरीके से हम इसको अलग अलग बांटते हैं। तो ये व्यक्तिगत जो भिन्नता है इसी के आधार पर जो सीखने की योग्यता है वो निर्भर करती है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो पिछड़ा बालक है, जो मंदबुद्धि बालक है, उसकी सीखने की गति कम होती है, अपितु जो इसके अलावा जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक जो बालक हैं उनकी सीखने की जो गति है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सीखने की जो योग्यता है वो किस पर निर्भर करेगी? व्यक्तिगत भिन्नता पर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि क्लासिकल अनुबंधन में, क्लासिकल अनुबंधन मतलब शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो हमने पहले बात की हुई है इसके बारे में भी, ठीक है। और जब हम आपकी पूरी थ्योरेटिकल पूरी क्लास लेंगे तब बहुत अच्छे से आपको एक एक जो सिद्धांत है वो समझाए जाएंगे। अभी के लिए इसे ध्यान दें। क्लासिकल अनुबंधन में घंटी के प्रति लार आने की अनुक्रिया क्या है? आप सभी को ध्यान होगा, सबसे पहले तो जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये दिया किसने था? ये दिया था पावलोव ने, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, इसलिए पावलोव को शास्त्रीय अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। पहली बात तो ये। इसके अंदर होता क्या था, इन्होंने एक कुत्ता लिया था, कुत्ते के सामने भोजन देने से पहले एक घंटी बजाई जाती थी और उसके बाद में उसके सामने भोजन रखा जाता था। कुछ समय पश्चात कुत्ता क्या होता है कि केवल घंटी बजाने पर ही कुत्ते के मुंह से लार आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कैसी प्रक्रिया है, ये कैसी एक अनुक्रिया है, वो ये पूछना चाहता है। तो देखिए, लार भोजन को देख के आती थी, लेकिन अब आने लग गई है किसको देखकर? घंटी को देखकर। घंटी सुनते ही उसको लार आने लगती है, यानी उस पर एक कंडीशन अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कंडीशनल रेस्पॉन्स, ठीक है। ये क्या होगा? इसका CR होगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है। देखो, अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। पहले ध्यान दें, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो खुद के अंदर ही समाहित रहता है, यानी अकेला रहना पसंद करता है, खुद के अंदर ही रहता है केवल, ठीक है। दूसरों के साथ कोई मिलन नहीं है, मिलना जुलना उसको पसंद नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति है। तो उसकी क्या विशेषता होगी कि इसका मुख्य अंदर की ओर धसा होगा। ये मुख्य नहीं है, ये मुख होगा यहाँ पर। इसका मुख अंदर की ओर धसा होगा, गलत बात है। देखो, इसमें नेतृत्व के गुण पाए जाएंगे। एक बात बताओ, जो व्यक्ति खुद अपने अंदर ही समाहित रहता है, किसी और से कोई लेना देना नहीं है उसका, तो क्या वो नेतृत्व के गुण पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो व्यक्ति खुद में ही रहता है, खुद में ही समाहित है, वो सामाजिकता उसके अंदर नहीं पाई जाएगी। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बुद्धि का
त्रिआयामी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत था, 3 डायमेंशनल थ्योरी, वो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये दिया था किसने? गिलफोर्ड ने दिया था। देखिए, गिलफोर्ड ने बुद्धि को 3 आयाम बताए थे। कौन कौन से? वस्तु स्थिति यानी कि विषय वस्तु, एक संक्रिया और एक उत्पाद। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, इस तरीके से उन्होंने 3 बताए। ठीक है, आयाम इसके। शुरू में जब बात करते हैं तो इन्होंने इसके 120 तत्व बताए थे, लेकिन बाद में इसने जो विषय वस्तु थी, विषय वस्तु के 5, संक्रिया में 6 तथा जो उत्पाद था उसमें भी 6, इस तरीके से तत्व बताए। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल बनते हैं 180, यानी बुद्धि के 3 तो आयाम तथा 180 तत्व बताए थे। किसने? गिलफोर्ड ने बताए थे। तो आपको याद रहेगा, ये शुरू में कितने बताए थे? 120, बाद में कितने हो गए थे? 180। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? कि बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो सबसे पहले बिने नामक, जो अल्फ्रेड बिने नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण यानी बुद्धि को नापने के लिए एक परीक्षण का निर्माण किया था। इसे बिने का बुद्धि परीक्षण कहा गया तथा अल्फ्रेड बिने को ही बुद्धि परीक्षण का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रहेगा आपको, कब किया था? 1905 में। फिर इनके बाद में 1908 में इन्होंने एक साइमन नामक वैज्ञानिक के साथ मिलकर बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भी निर्माण किया था। नेक्स्ट चलते हैं। एक छात्र 10 वर्ष का है, यानी छात्र की आयु कितनी है? 10 वर्ष है। उसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इंटेलिजेंसी क्वोशेंट क्या होगा इसका, कि बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो ऐसे है कि मानसिक आयु मेंटल एज बट्टे वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। ठीक है, तो मानसिक आयु इसकी कितनी है? 12। वास्तविक आयु कितनी है इसकी? 10 इंटू 100, काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 120, यानी इसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो क्या होगी? 120 होगी। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि मैस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के विकास होता है। कि मैस्लो द्वारा जो प्रतिपादित आवश्यकताएं हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी। ठीक है, इस 5 प्रकार की आवश्यकताओं में 2 तो थी जो निम्न स्तर की आवश्यकता थी तथा जो 3 थी वो उच्च स्तर की आवश्यकताएं बताई थी। टोटल इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी और इन्होंने बताया था कि जो इन आवश्यकताओं का जो विकास है वो किस तरीके से होता है? निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ होता है हमेशा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बुरी आदतों को समाप्त करने हेतु उपयोगी सिद्धांत माना जाता है। कि बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो इसके अंदर आता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यह सिद्धांत बुरी आदतों को छुड़वाने तथा अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक होता है। ये ध्यान रखना आप इस बात को। ठीक है, जब भी कोई अच्छी आदत का निर्माण करना होगा तो भी इसी से, और बुरी आदतों को जो समाप्त करने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी होगा? यही शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और किसने दिया था? ये पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? तो अभिक्रमित अनुदेशन को शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत ने प्रतिपादित किया था। अब ये सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत किसने दिया था? स्कीनर ने दिया था। ठीक है, स्कीनर ने यह सिद्धांत दिया था, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी किसने प्रतिपादित किया? स्कीनर ने किया। इसलिए अभिक्रमित अनुदेशन का जनक भी किसे कहा जाता है? स्कीनर को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने कि एक लड़के की शादी नहीं हो रही है,
और वह दूल्हा बने बैंड बाजे की धुन पर ख्यालों में नाच रहा है। कहाँ नाच रहा है? ख्यालों में। तो यह युक्ति क्या है? तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम दिवा स्वप्न, यानी कि दिन में स्वप्न देखना, यानी कि खुली आंखों से सपने देखना, अपने ख्यालों में रहना। ठीक है, कि उसकी शादी तो नहीं हो रही है लेकिन वो दूल्हा बने बैंड बाजे की धुन पर नाच रहा है, तो उसे कहेंगे हम दिवा स्वप्न। अगला सवाल आपके सामने, एक व्यक्ति अपना परिचय बहुत बड़े नेता से स्थापित करते हुए देता है कि वो ऐसा कहता है कि भाई मैं उसको जानता हूँ, उस नेता को मैं जानता हूँ, वो तो मेरा रिश्तेदार है, इस तरीके से अपना परिचय देता है। तो ये क्या है? ये समायोजन की कौन सी युक्ति है? तो ये होती है तदात्मीकरण, यानी कि तदात्मीकरण का मतलब हो गया कि तद मतलब उसके जैसा, आत्मीकरण करना, खुद को किसी और जैसा बताना कि मैं उसके जैसा हूँ, वो मेरे जैसा नहीं, मतलब मैं उसके जैसा हूँ। किसी बड़े आदमी से अपनी तुलना करना, अपनी उससे पहचान दिखाना कि मैं उसको जानता हूँ, ये क्या कहलाता है? तदात्मीकरण कहलाता है। अगला सवाल, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, नाचने जाने आंगन टेढ़ा समायोजन की युक्ति है। तो ये क्या है? देखो, नाचने जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या है कि नाचना तो नहीं आता और आंगन के ऊपर दोष कर रहे हैं कि भाई जो आंगन है वो ही टेढ़ा है, मैं तो नाच सकता हूँ। यानी करना क्या है यहाँ पर? कौन सी युक्ति हो गई? प्रक्षेपण, कि किसी और पर अपनी गलतियाँ किसी और पर थोप देना, अपनी जो कमियाँ हैं उनको किसी अन्य स्थिति पर थोप देना उसके ऊपर कि भाई उसकी वजह से मैंने ऐसा नहीं कर पा रहा, कि अगर आंगन सीधा होता तो मैं नाच लेता। तो ये क्या कहलाएगी? कौन सी समायोजन की कौन सी युक्ति होगी? प्रक्षेपण। अगला सवाल, मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूलन सिखाने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? कि मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूलन सिखाने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? समायोजन। देखो, समायोजन क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, यही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। अगला सवाल, अचेतन मन में सुप्त इच्छाएं जब व्यक्ति के चेतन मन में आकर उसे परेशान करती हैं तो वह व्यक्ति शिकार हो जाता है। देखिए, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो अचेतन मन में होती है, ठीक है, सुप्त होती हैं, यानी सो चुकी होती हैं, हम भूल चुके होते हैं, लेकिन बार बार वो जो बातें होती हैं वो बार बार हमारे चेतन मन में आकर हमारे को एक तरीके से परेशान करती हैं। तो वो व्यक्ति होता है, वो किसका शिकार हो जाता है? दुश्चिंता का, यानी उसको चिंता होने लग जाती है, उसको भय तथा आशंका से ग्रसित हो जाता है वह व्यक्ति। ठीक है, उसको डर लगता है। तो एनेक्सिटी कहते हैं इस दुश्चिंता को, कि दुश्चिंता कहते हैं जब व्यक्ति की कोई जो सोई हुई जो पुरानी इच्छाएं हैं वो चेतन मन में आकर उसको परेशान करती हैं। इनके मध्य में, यानी कि चेतन मन तथा अचेतन मन, इन दोनों के मध्य में संघर्ष स्थापित हो जाता है, ये आपस में संघर्ष चलता रहता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? दुश्चिंता या एनेक्सिटी कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने, किसी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना किसका उदाहरण है? कि किसी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कह देना किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है निष्क्रिय अनुभूति का। नया सवाल, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? देखो, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? यह एक परिभाषा है। ये किसने कही थी? ये कही थी वुडवर्थ ने। ठीक है, कि विकास की ही एक प्रक्रिया है सीखना। आगे चलते हैं। कुछ लोग नए लोगों से आसानी से समायोजित हो जाते हैं। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ जैसे ही मिलते हैं उनके साथ अच्छा मतलब बर्ताव होता है और अच्छे से समायोजित हो जाते हैं, एडजस्ट बहुत अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। तो जो आसानी से समायोजित हो जाते हैं उनमें क्या उच्च होता है, क्या ज़्यादा होता है? बुद्धि लब्धि, शैक्षणिक लब्धि, सांवेगिक लब्धि तथा आध्यात्मिक लब्धि। देखो, एक बात बताओ, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें उसके जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, उसके जो संवेग हैं, हम उन्हीं के आधार पर तो ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये इंसान हमसे बात करने लायक है, हम इससे संबंध स्थापित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये दोस्त बनने लायक है या नहीं है।
तो उसके जो संवेग होते हैं उन्हीं के आधार पर हम समायोजित होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में क्या होती है, सांवेगिक जो बुद्धि होती है, इमोशनल जो क्वेश्चंस होता है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सांवेगिक लब्धि उच्च होती है। अगला सवाल, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं कि एक बालक है उसके मानसिक स्वास्थ्य में कौन कौन से कारक बाधा डालते हैं। तो कौन कौन से होंगे, वंशानुक्रम का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है इस चीज़ पर। परिवार का विघटन, अगर देखो परिवार में विघटन चल रहा है तो बिल्कुल बालक का जो विकास है वो प्रभावित होता है। अगर शारीरिक दोष है बालक में कोई भी तो उसकी वजह से भी मानसिक जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। तो इसके अंदर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, एक युवती शादी के बाद जिम्मेदारी पूरी न करने के कारण माता पिता के पास वापस आ जाती है, तो समायोजन की युक्ति कौन सी है। देखो इसे अच्छे से पढ़ना कि माता पिता के पास वापस आ जाना, किसी भी परिस्थिति से पुनः उसी परिस्थिति में आ जाना, ये कहलाता है प्रतिगमन। ठीक है, यानी कि पूर्व की ओर लौटना, पहले वाली स्थिति में लौटना क्या कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। इसका अगर दूसरे उदाहरण की मैं बात करता हूँ तो जैसे कि किसी बड़े बच्चे का यानी कि किसी किशोर का या ज़्यादा उम्र वाले किसी व्यक्ति का अपने किसी निजी या अपनी माँ की गोद में लेट कर रोना या बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना, ये भी किसका उदाहरण है, प्रतिगमन का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि अपनी पूर्व स्थिति में लौटने वाली जो बात जहाँ भी आएगी वो किसका उदाहरण होगा, प्रतिगमन का उदाहरण होगा। तो दोस्तों आज की जो इस क्विज में इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरीके से आपके लिए क्विज़ लाते रहेंगे ताकि आपका भी फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत।